कि गुजरात से हमने इतना डिफेक्टिव पीस दिल्ली में भेजा है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला जो प्रोडक्ट हमने दिल्ली भेजा है और उसने पूरे देश में जो उत्पात मचाया है, उसके चलते सबसे पहले तो माफी मांगता हूं। साथ ही मुझे लग रहा है कि आज जिस प्रकार से ऋचा ने बल्लेबाजी की है, मुझे लग रहा है मैच ओवर हो गया है। लेकिन कुछ दो चार मुद्दे आपके बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, ऋचा ने वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इस देश की फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अशफाक उल्लाह खान जैसे मुस्लिम समुदाय के साथियों का जो योगदान रहा, उसके 1000वें भाग का योगदान भी इन संघियों का नहीं रहा। और यह हमारे देश की असली विरासत और असली इतिहास है। मुझे इस वक्त पे याद आता है कि जब शहीद आजम भगत सिंह एक पीस लिखे थे कि अदालत एक ढकोसला है। जिस प्रकार से एक फर्जी पूरा ट्रायल उनके सामने चल रहा था, उनके और उनके क्रांतिकारी साथियों के सामने, तो उन्होंने ये निबंध लिखा था, एक पीस लिखा था कि अदालत एक ढकोसला है। आपके बीच में कहते हुए, शेयर करते हुए बड़ा आनंद होता है कि वो जो ढकोसला चल रहा था ट्रायल के नाम पे, मुकदमे के नाम पे, उस ढकोसले के खिलाफ पूरे देश के सारे जजिस में से भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों के समर्थन में केवल एक जज ने अपना रेजिग्नेशन दिया था, और उस जज महोदय का नाम था जस्टिस आला हैदर, एक मुसलमान थे। ये वो ट्रेडिशन है जिसे हमारा भारत बना है। मुझे ऋचा की तरह हमारे मुल्क के, गुजरात के हो, यूपी के हो, कर्नाटका के हो, इस देश के युवा वर्ग में बहुत ही श्रद्धा है। चाहे ये लोग कितना भी गंद मचा ले, कितना भी गोबर फेंके, कितना भी संविधान के ऊपर अटैक करे, इस वक्त इस देश का युवा वर्ग जिस ताकत और ऊर्जा के साथ सड़कों पर उतरने को तैयार हुआ है, 110% हमें लग रहा है हमारे संविधान को भी बचा पाएंगे और इन भाजपाई संघियों को भगा भी पाएंगे। और इसी बात के समर्थन में भगत सिंह की 2 लाइन याद आ रही है। युवक नाम के एक निबंध में उन्होंने कहा है कि युवावस्था मनुष्य जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है, हजारों बोतलों का नशा छाता है, सारी शक्तियां सहस्त्र धाराओं पर फूट पड़ती है। युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही विकल्प है, वो चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वो गिर सकता है अधपात के अंधेरे खंडक में। चाहे तो त्यागी बन सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है। हे भारतीय युवक, गफलत की नींद में पड़ा बेखबर तू क्या सो रहा है? देख प्राची दिशा के ललाट का सिंदूर रंजित हो उठा, अब अधिक मत सो, सोना है तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो। यही वो युवा है जो 2019 के पहले कर्नाटक में ये जो सेमीफाइनल खेले जाने वाला है, उसमें हमारे संविधान की रक्षा करेगा और संघ और भाजपाइयों को मजा भी चखाएगा। लेकिन आज सबसे अहम बात जो स्ट्रेटेजी के आपके बीच में रखना चाहता हूं, सारे मुद्दों की चर्चा सुबह भी हुई, आज साथी ऋचा ने भी करी, दूसरे साथी भी करेंगे। हमें ख्याल इस वक्त सिर्फ इतना रखना है कि इनको हराना है तो हमारा वोटिंग का पैटर्न इस तरह से होना चाहिए कि हमारे वोट स्प्लिट न हो, डिवाइड न हो। और बीजेपी के सामने जो दूसरी प्रमुख पार्टी को वोट मिलने की गुंजाइश है, उसके साथ साथ यहां पर तीसरी भी पार्टी है। लेकिन यदि मैं गलत नहीं तो मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि जेडीएस के किसी नेता ने 2 दिन पहले मैसूर में सब बयान दिया कि सीतारामैया को हराने के लिए हम भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। चाहे जेडीएस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अभी वो वक्त है कि कर्नाटका के किसानों को, मजदूरों को
युवा वर्ग को, दलित को, आदिवासी को, माइनॉरिटी को साफ तौर पे उनसे पूछना पड़ेगा कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करिए और कहिए कि सत्ता के लालच में किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उसके बाद ही आपको हमारा वोट मिल सकता है, वरना नहीं। हम लोग खुलकर कहना चाहते हैं, इन भाजपाइयों के साथ हम लोग सौदा करने बैठे तो हमको भी बहुत बड़ी रकम मिल सकती है, लेकिन विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस देश की जनता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सेक्युलरिज्म के विचार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस देश की दलित मुस्लिम यूनिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसीलिए संघ और भाजपा के खिलाफ मोर्चा कल भी खोला था, आज भी खोला है, पूरे जीवन खोले रखेंगे। इसी क्लैरिटी के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अपना पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा। आप हमको खुलकर बताइए ना, आपको यदि कर्नाटका की जनता के वोट चाहिए तो खुलकर कहना पड़ेगा, कितना भी बड़ा लालच हो सत्ता में आने का, लेकिन इस संघ और बीजेपी के साथ हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे, ये आपको क्लैरिटी के साथ कहना पड़ेगा। यदि वो क्लैरिटी के साथ नहीं कहते तो हमें उनसे बुलवाना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो चुनाव के नतीजे के बाद शायद बहुत बड़ी गलती हम करेंगे। यह बात बहुत क्लियर रूप से हम लोगों को समझनी पड़ेगी। यह सीधा स्ट्रेटेजी का सवाल है, हमको सब मालूम है। हम जब रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं, शिक्षा और चिकित्सा की बात करते हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो लोग बीच में गोबर लाते हैं, बीच में लव जिहाद लाते हैं, बीच में घर वापसी लाते हैं, संविधान पे खतरा है, संघ और भाजपा की विचारधारा क्या है, समाज में कट्टरता फैलाते हैं, समाज को हिंदू मुसलमान बांटते हैं, सब कुछ हम समझ चुके हैं। अब स्ट्रेटेजी का सवाल है, जब 15 दिन बाकी है, वोट स्प्लिट नहीं होना चाहिए और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करें उसको बोलना पड़ेगा कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आज भी नहीं, कल भी नहीं। यदि ये क्लेरिफिकेशन नहीं आता तो उनको कहना पड़ेगा हमारा वोट नहीं मिलेगा। मैं यहां गोल गोल बात करने नहीं आया हूं, साफ आदमी को साफ बात करूंगा। यू क्लेरिफाई योर पोजीशन, देन ओनली वी विल वोट फॉर यू, नथिंग डूइंग, नो कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि अमित शाह यहां पर आएंगे, इतना बड़ा बंडल लेकर बैठेंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके पास मुकेश अंबानी है, उनके पास अनिल अंबानी है, टाटा है, बिरला है, एसआर है, न जाने कितने कॉर्पोरेट जायंट्स है, उनके पास ग्लोबल कैपिटल है, दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां उनमें इन्वेस्ट कर रही है। वो चाहते हैं कि इस देश में मुफ्त की जमीनें और मिनरल्स चाहिए, चीप लेबर चाहिए, तो मोदी जी भी चाहिए। क्योंकि गुजरात के अंदर 22 साल के दौरान भाजपा ने अपने शासन में जितनी जमीनों का आवंटन गैर कानूनी तरीके से कॉर्पोरेट कंपनियों को किया है, शायद पूरे देश में किसी ने नहीं किया। इसलिए मोदी जी के सर पे आज सेहरा बंधा है। तो पूरी कॉर्पोरेट लॉबी, पूरे बिजनेस टाइकून्स जब मोदी जी के साथ है तो वो किसी को भी खरीद सकते हैं। इसीलिए बार बार कहता हूं कि जहां पर भी हमारे संपर्क है, इन पॉलिटिकल पार्टियों को कहा जाए, यदि एक बार अभी इस वक्त इस क्राइसिस के नाजुक दौर में आपने बीजेपी के साथ कोई भी मैच फिक्सिंग किया तो पूरी जिंदगी हमारे वोट भूल जाओ, यह साफ तौर में कहना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी का सवाल आज जब 15 दिन बाकी है तब हमारे सामने खड़ा है। मैं गुजरात के चुनाव के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक कमेंट डेफिनेटली करना चाहूंगा। जब आपको और मुझको यह मालूम है कि हमारा संविधान खतरे में है, बाकी की सारी बातें बाद में, पहले इनको भगाओ, इनको परास्त करो, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, वरना ना कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा ना आप और मैं बचेंगे। ये क्लैरिटी हम में है, तो इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियों में भी है। बावजूद उसके दो पॉलिटिकल पार्टियों के चलते गुजरात में कांग्रेस की 14 सीटें खराब हुई, कांग्रेस की 14 सीटें खराब हुई उससे मतलब नहीं, लेकिन बीजेपी की 14 सीटें ज्यादा आई, जिसके चलते वो दोबारा पावर में आए। ये नहीं होना चाहिए।
यदि आज गुजरात में बीजेपी पावर में नहीं होती तो सोचिए कितना तगड़ा मैसेज पूरे देश में जाता। यह गलती कर्नाटका में नहीं होनी चाहिए। मैं यहां सुबह भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, चाहे मैं हूं या प्रकाश जी है या ऋचा है या मंच पर बैठे कोई भी साथी है, हम किसी एक्स या वाई पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता नहीं, हम प्रवक्ता इस देश की 125 करोड़ जनता के हैं और 125 करोड़ जनता के हित में ये कह रहे हैं। आप सोचिए, संविधान खतरे में है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहना पड़ रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इज एट वर्क। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को कहना पड़ रहा है हम लोग सफोकेट हो रहे हैं, यहां गले तक आ गया। इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए कि संविधान खतरे में है? इस देश के सारे ऑर्गन्स को, स्टेट के सारे ऑर्गन्स को, चाहे मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, सबके साथ ये लोग टेम्पररी कर रहे हैं, सबके साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या हम नहीं जानते कि जस्टिस लोया को किसने मारा? क्या हम नहीं जानते गुजरात के होम मिनिस्टर हरेन पांड्या को किसने मारा? हम सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, इसकी हाई कोर्ट भी जानते हैं, सारी जनता जानती है। ये वो लोग हैं, ये वो दरिंदे हैं जो अपने बाप को भी बेच डाले। और इसीलिए पूरे देश में घूम घूमकर, चाहे ऋचा हो, चाहे मैं हूं, चाहे शहला हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे हार्दिक पटेल हो, इतना खुलकर, इतना जमकर बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सचमुच हम लोग इस देश में कुछ बदलाव चाहते हैं। हम चाहते कि हमारा संविधान टिके, जो भी डेमोक्रेसी बची है वो इंटैक्ट रहे, न लोकतंत्र बचेगा न संविधान बचेगा यदि ये लोग दोबारा पावर में आए तो। जो पानसरी जी के साथ हुआ, गौरी लंकेश के साथ हुआ, दाभोल जलकृषि के साथ हुआ, जर्नलिस्ट भौमिक के साथ हुआ, रोहित वेमुला के साथ हुआ, नजीब के साथ हुआ, हाइपोथेटिकली आप सोचिए, हर साल ऐसे 12-15 लोगों को वो लोग मार डाले, 10 साल के अंदर पीपल्स मूवमेंट का क्या होगा? कौन लड़ेगा सड़कों पर, कौन उतरेगा? इनकी राज सत्ता पर रहने के चलते सबसे ज्यादा खतरा इस देश की पीपल्स मूवमेंट को हो, जन आंदोलनों को है। ये लोग चुन चुन कर मारेंगे। मैं डराने नहीं आया हूं, मुझे भी मार सकते हैं, मेरे ऊपर भी खतरा है, सब जानते हैं। लेकिन इस खतरे को महसूस करते हुए हम लोगों को मैक्सिमम खुद को निचोड़ना पड़ेगा। यदि हम 12 घंटा काम करें उनके सामने तो 20 घंटा काम करें। 15 दिन बाकी है चुनाव के, केवल 15 दिन। जिनको हाथ जोड़ना है इनको हाथ जोड़े, जिनके पैर पकड़ना उनके पैर पकड़िए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनाना है उन पर प्रेशर बनाइए, जहां पर्चे पहुंचाना वहां पर पर्चे पहुंचाइए, लेकिन हर कीमत पे कर्नाटका की सेमीफाइनल में मोदी और अमित शाह को यहां से भगाइए। यहां के कुछ दलित साथियों के साथ मैं भी बैठा था, बड़ी तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस देश का दलित आंदोलन जो 2 अप्रैल के दिन 10 लोग मारे गए, हजारों लाखों की तादाद में दलित सड़कों पर उतरे और इन संघियों के मुंह पर चाटा भी जमकर चाटा जड़ा, लेकिन 2 अप्रैल से लेकर अब तक दोबारा यह बात दलित विमर्श से गायब है कि अब एट्रोसिटी के कानून को कैसे बचाएंगे। आप में से यहां कोई है दलित समाज से? यहां से शेड्यूल कास्ट के लोग बैठे हैं, दलित समाज के भाई बहन कितने हैं दलित समाज से साथी यहां पर? 1 2 3 4 5 6, बहुत कम साथी बैठे हैं। लेकिन जितने भी साथी बैठे आप सभी को अपील करता हूं कि मोदी जी आए तो उनको पूछा जाए कि भाई आप ऑर्डिनेंस लाकर एट्रोसिटी के कानून को बचाओगे कि नहीं? यदि नहीं तो गेट आउट, कर्नाटका से भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं है।
आप चाहे कोई भी कास्ट और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप यदि युवा है तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप पूछिए मोदी जी को कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। वो यहां पर आए नीरव मोदी और विजय माल्या के पैसों से तालियां बटोरने के लिए, और हम उनको बिना गिफ्ट दिए वापस भेजे, ये नहीं चलेगा। इस बार मोदी जी का स्वागत कर्नाटक की जनता को सड़कों पर उतरकर करना चाहिए। हाथ में प्लेकार्ड लेकर खड़े रहिए कि हमारे अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, मोदी जी जवाब दो। 72,000 का विलफुल डिफॉल्ट किया है गौतम अडानी ने, ये पैसे क्यों वसूल नहीं कर रहे? सीधा 56 का था तो विजय माल्या को क्यों भागने दिया? क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई नीरव मोदी की? ये सारे सवालों पे घेरना पड़ेगा। वो 1 तारीख को आएंगे, मालूम है क्या क्या हो सकता है, मैं आपको बोलूं। सूरत में एक बार प्रकाश जी पेड़ के ऊपर से बॉम्ब मिला है, पेड़ के ऊपर से। खुद को सिंपैथी मिले इसके लिए मोदी और अमित शाह खुद अपने ऊपर हमला भी करवा सकते हैं। ये वो लोग हैं, खुद हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं सिंपैथी वेव क्रिएट करने के लिए। बोलने के लिए तो उनके पास कुछ कंटेंट बचा नहीं है, मानसिक तौर पे बूढ़े हो चुके हैं। वैसे उनके लिए श्रेष्ठ जगह तो हिमालय है, वहां जाकर राम मंदिर पकड़कर घंटा बजाना चाहिए। तो साथियों, ज्यादा न कहते हुए आप सभी को दोबारा एक ही अपील, हिंदू और मुसलमान को, समाज को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कितनी भी मैली गंदी कम्युनल पॉलिटिक्स हो, आने वाले 15 दिनों के अंदर उससे ऊपर उठकर उसके झांसे बाए बिना 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, इस देश की जनता के रोटी कपड़ा और मकान का क्या हुआ, ये सही मुद्दे पर मोदी जी को घेरना पड़ेगा और जमकर 90% एग्रेसिवली उनके सामने वोटिंग करना पड़ेगा। और साथ साथ हमारा वोट उस तरह से हो कि बीजेपी को किसी कीमत पे फायदा न हो। यदि इतना कर पाए तो 2019 के फाइनल के पहले का ये सेमीफाइनल कर्नाटक में हम लोग जीत पाएंगे, और यदि यहां पर जीत पाएगा तो पूरे साउथ इंडिया में उनकी एंट्री को ब्लॉक कर पाए, और साउथ इंडिया में उनकी एंट्री को ब्लॉक कर पाए तो गोवलकर और सावरकर के बजाय बसवंडा और नारायण गुरु की फिलोसॉफी पे आधारित समाज का निर्माण करेंगे। इसी बात के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।